क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, सबसे पहला जो आपका त्रैमासिक परीक्षा के अंतर्गत पेपर है वो है हिंदी का, और 28 अगस्त के दिन पेपर है। 2 क्वेश्चन पेपर दूंगा मैं ऑल एमपी के लिए, बहुत ही यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और आपके स्कूल में लगभग इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए दोनों का मैं 1 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी दूंगा। ये देख लीजिए आपके सामने पूरे सॉल्यूशन है ये, ठीक है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आंसर प्रिंटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, समझते हैं सारे क्वेश्चनों को और अच्छे से सोल्व कराऊंगा। नमक का दरोगा जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष है, कौन से वर्ष ये प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1914 में। नान भाइयों का मसीहा कौन थे? मियां नसरुद्दीन जो थे ना, नान भाइयों के मसीहा थे। पांथेर पांचाली की जो फिल्म है उसमें अप्पू की भूमिका निभाई थी, तो सुधीर बनर्जी ने निभाई थी, ध्यान रहेगा। रीतिकाल का जो समय काल है ना, ये तो 100% एक मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लो आप इसको, क्योंकि ये आता ही आता है, क्योंकि ये भैया वार्षिक तक आएगा, रीतिकाल हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा। तो यहाँ पर रीतिकाल का जो समय काल है ना कि समय अवधि है, कहाँ से कहाँ तक की रही, तो ये है 1700 से 1900 तक। कबीर की भाषा को कहा गया है, सदुक्कड़ी भाषा है कबीरदास की, ठीक है। निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना है, जो मीराबाई की रचना है वो क्या है? इनमें से सब में से राग गोविंद मीराबाई की रचना है। इतनी चीज क्लियर है। काव्य में यदि सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है वो किसने किया है? तो अभी हाल ऊपर ही आया था अभी कि भैया कबीरदास जी ने किया है, तो कबीरदास जी यहाँ पर राइट रहेगा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की रिक्त स्थान जागती थी, ठीक है, अक्ल हो गया इतना। चलिए अगला क्या है हमारा रिक्त स्थान, उसको समझते हैं। इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली उम्र की चुनने वाली थी, तो 80 की 90। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, 80 वर्ष है या 90 वर्ष है, तो 80 वर्ष एकदम राइट। पंडित आलोपदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था, किस पर? लक्ष्मी पर। समाचार पत्र पत्रिकाएं रेडियो टीवी सिनेमा व इंटरनेट के आधुनिक माध्यम है जनसंचार की या फिर एनकोडिंग, तो जनसंचार यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। सरकारी पत्र जो होते हैं ना वो किसकी श्रेणी में आते हैं? ये तो आपने 10th में भी खूब पढ़ा है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक होते हैं ना वो होते हैं सरकारी वाले, जो भाई बहन रिश्तेदारी को लिखते हैं ना वो कहलाते हैं अनौपचारिक, तो इसलिए यहाँ पर तो औपचारिक राइट रहने वाला है। रसोई घर में रिक्त स्थान समास है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है रसोई घर में। अगला है सही जोड़ी। सही जोड़ी है आपकी 6 नंबर की, नरसी जीरो माहरो, नरसी जरा जो मायरो है उसका आपको मिलान करेंगे मीराबाई से। सेवा सदन का हो जाएगा आपका सजलता उत्सव। पंथेर पांचाली इसका मिलान आपको करेगा अप्पू के साथ 2.5 साल। मासिक वेतन, मासिक वेतन का जाएगा पूर्णमासी चांद। काशफूल का आपका मतलब है सफ़ेद, और कुई की सफलता का आपको मिलान करना है कबीरदास से, रहेगा ध्यान। अब है एक वाक्य में उत्तर। किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है? तो कबीरदास जी को ही वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, कबीरदास जी को। मीरा अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो अंतिम दिनों में गई थी द्वारकाधीश, यानी कि द्वारका, ठीक है। प्रत्येक चरण में यदि 16-16 मात्राएं हैं तो वो कौन सा छंद है? ध्यान रखना है,
यदि प्रत्येक चरण में 13 और 11 के अनुसार टोटल 24 मात्रा हो तो वो होता है दोहा, और 16 मात्राओं वाले छंद को हम कहते हैं चौपाई। वंशीधर ने किस से बेर मोल लिया था? वंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो धन से। मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? कितने प्रकार की? 56 तरह की, 56 भोग। साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता है? तो साउंड रिकॉर्डिंग का जो काम है वो कौन करता है? अब यहाँ पर बेटा ये साउंड रिकॉर्डिंग का जो काम है ये आपका इसके लेवल के हिसाब से नहीं पूछा, चैप्टर के अनुसार पूछा है ये पार्ट में सबका, कि जो पाथेर पंचाली की जो फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, उसमें साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता था, ये बोल रहा है। ठीक है, तो वो किया था सुब्रत मित्र ने। किसने? सुब्रत मित्र। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? उनकी सुरीली आवाज। उनकी सुरीली आवाज। हो गया। अब है सत्य और असत्य। कबीर ने कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है ये। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को, ठीक है, सत्य बात है ये भी। ये सब आपकी बुक के चैप्टर के अनुसार है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। ये भी आपका सत्य रहने वाला है। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। भैया कुएं को छोटी को कहते हैं, कुआं बड़ा रहता है, और क्या है, तो ये असत्य है। स्वागत में आपका गुण संधि है। ठीक है, तो स्वागत में आपकी गुण संधि नहीं है, ये भी आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखते हैं, देखो काला सर्प शब्द में तत्पुरुष समास है, तो काला जो सर्प है उसमें तत्पुरुष समास नहीं है, ये भी आपकी बात असत्य है। तो कारण क्या है नहीं का? क्योंकि इसमें है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास है। और यदि स्वागत की बात करें तो स्वागत में आपके बेटा यन संधि है, याद रख लेना है। कौन सी संधि है? यन संधि, रख लोगे ध्यान। अब है क्वेश्चन नंबर 6 से कि अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बिल्कुल पीडीएफ भी बना ली और यहाँ से आपके नोट्स मिल भी जाएंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये अलंकार की परिभाषा है, तो देखिए शब्द तथा अर्थ जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी कि अपन एक ही परिभाषा सिंपल से लिख सकते हैं, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बेटा अपने आप पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ध्यान से समझना है। अब तुम खेल तो अब यहीं से शुरू हो रहा है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब कहा गया है कि अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही क्या है? अलंकार है। मतलब जो शोभा बढ़ाता है उसे कहते हैं अपन अलंकार। ठीक है, इसी के अथवा वाला क्वेश्चन है, देखो भैया कि समास की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन यहाँ तक अपन 8 तक समझेंगे, फिर हैं पहले समास की परिभाषा, फिर वीरगाथा काल की विशेषता है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? समास की परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सिंपल सी यदि परिभाषा लिखना चाहो आप तो क्या लिख सकते हैं? सिंपल सी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को ही, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो वीर गाथा काल या रीतिकाल
मतलब ये अथवा वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला देखो ध्यान से, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। रीतिकाल की दो विशेषताएं। तो वीर गाथाकाल की विशेषताएं क्या है पहले तो देखिए वीर नाम में क्या लग रहा है, वीर है तो भाई साहब वीर रस से ओतप्रोत रहेगा, रहेगा। अब वीर रस का मतलब क्या है, अरे बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या आया, जोश आया, तो जोश से भरी रहेगी, ठीक है। राजाओं योद्धाओं देशभक्त की वीरता साहस और पराक्रम का वर्णन मिलेगा। समझ में आ रहा, रटना नहीं है। वीर गाथा में क्या है, तो वीर रस से ओतप्रोत रहेगी, ठीक है। देशभक्ति की भावना इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। साहस और पराक्रम का वर्णन भी देखने को मिलेगा। तो चाहे तो इससे आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है भैया। इसमें वीरों की वीरता का बखान देखने को मिलता है, ठीक है भैया। देशभक्ति यानी अपने देश के प्रति, ठीक है, मर मिटने की भावना यानी कि देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है। इसे आप लिख सकते हैं, सिंपल से उदाहरण। अच्छा, रीतिकाल रीतिकाल मतलब क्या है, श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। सुना नहीं सुना आपने प्रश्न ऐसा? तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है, सिंपल सी बात है, रीतिकाल में क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता रही इसमें। और इस काल में कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। किसकी रचना की? लक्षण ग्रंथों की रचना की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। देखो प्रबंध काव्य में क्या है, ठीक है, यहाँ इसमें कथा वस्तु का क्रमिक विकास होता है, ठीक है। इसमें कथा वस्तु का क्या होता है, क्रमिक विकास होता है। यहाँ एक विस्तृत कथा को प्रस्तुत करता है, जैसे रामचरित मानस। और मुक्तक इसके प्रत्येक छंद कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, जैसे बिहारी सत से। आप इससे रिलेटेड दूसरा कहीं का भी आप लिख सकते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, यदि आपको याद है तो। देखिए बेटा थोड़ा सा समय कम था, जल्दबाजी थी, तो जैसे तैसे बच्चों ने रेडी कर दिया है। बाकी इससे अच्छी सरल परिभाषा और भी है, मेरे को पता है, ऐसा नहीं है कि यही सरल है, बाकी कोशिश की है आपके लिए, ठीक है। तो ये अंतर थोड़ा सा यहाँ पर टप है, इसको आप अंतर को कहीं भी सर्च करके दूसरा कर लेना। चलो, 2 महाकाव्यों के नाम बताने हैं और उनके रचिता के नाम बताने। 2 महाकाव्य के नाम क्या है, एक तो रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास। यदि अपन यदि रामचरितमानस के रचिता माने तो महर्षि वाल्मीकि है, ध्यान रखना है, ठीक है। पर ये जो महाकाव्य उसके अंतर्गत अपने को रामचरितमानस लिखा है, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग गोस्वामी तुलसीदास ही लिखना है, याद रहेगा बात। कहीं पर अपन महर्षि वाल्मीकि लिखा रहे तो भी समझ जाना कि वो भी सही है, पर वो क्या है, जो संस्कृति प्योर उसमें, ठीक है, उसके रचित, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। और क्या, कामयानी जे शंकर प्रसाद। तो 2 महाकाव्य हो गए, एक तो रामचरितमानस और एक कामयानी, ठीक है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? देखिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ एक निश्चित तिथि पर आता है। जो महीना का तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो किस पे आती है, एक निश्चित समय पर आती है, एक निश्चित तिथि पर आएगी और धीरे धीरे खर्च होएगी। और होते महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचे साहब। अरे कई तो ऐसे नमूने की महीना नहीं आया जिसके पहले उधार ले गई, खत्म। ठीक वैसे ही जैसे पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है और अंत में कैसा हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसी तरीके से मासिक वेतन को एक तरह का पूर्णमासी का चांद कहा गया। समझ में आई बात कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा? क्योंकि एक निश्चित तिथि पर ये आएगा और धीरे धीरे खर्च हो जाएगा और महीने का अंत आए जब तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही चांद भी क्या करता है पूर्णमासी का, कि वो धीरे 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 घटता जाएगा और अंत में जाके खत्म, जैसे अमास आएगी जब, ठीक है। ये पूर्णमासी का चांद है, मतलब शुरू में तो उजाला दिखेगा, फिर धीरे 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 कम और फिर अंधेरी रात बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है भैया। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रबंध काव्य हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक 8 के बाद में 9 पे आ गया अपन, मासिक वेतन का भी हो गया। अब कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि वे इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहते थे। मतलब वो चाह रहे थे कि उसका जो
इंग्लैंड का एक फौजी अफसर है, वो उसकी जगह पर मतलब इच्छित जो उनकी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग वो उनको नियुक्त करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। अब जिसके कारण भाई साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अल्लाह नौकरी से हाथ धो ही लिया और रहा क्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति, देखो शब्द शक्ति का तात्पर्य क्या है, शब्द के अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति। यदि हम सिंपल सी यदि परिभाषा बात करें तो इतना सा लिख सकते हैं आप, शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को ही, ठीक है, शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, याद रहेगी। अब शब्द गुण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, वो है शब्द शक्ति और यह शब्द गुण। शब्द गुण काव्य में प्रयुक्त होने वाले गुण हैं जो काव्य में रस एवं भावों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यदि अपन और सिंपल परिभाषा करना चाहो तो इतना इतना कर दोगे जिसमें आपका काम हो जाएगा कि काव्य में रस और भावों को उत्पन्न करने में जो सहायक होते हैं उन्हें ही हम शब्द गुण कहते हैं। ठीक है भैया, ऐसे गुण जो काव्य में रस और भावों को उत्पन्न करने में मददगार साबित हो उन्हें हम कहेंगे शब्द गुण। शब्द गुण 3 प्रकार के होंगे, ओज, प्रसाद और माधुर्य। लता के गायन की विशेषता है, देखिए लता के गायन में क्या है, गाढ़ापन है, गानपन है, मतलब मिठास है। ठीक है, लता मंगेशकर के गायन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनके स्वरों की मिठास और जो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता रही। दूसरा है कि स्वरों में निर्मलता, उनके स्वरों में एक आदित्य निर्मलता और कोमलता का भाव देखने को मिलता है। भैया ज़रूरी नहीं कि, मैंने फिर कह रहा हूँ कि ऐसे ही ज़रूरी नहीं, आपने देख लिया कि हाँ मिठासपन है तो उनके जो गाते थे उसको कहते हैं गानपन। ठीक है, तो उनके जो स्वर है उनमें एक अलग तरह की मिठास थी जो लोगों को प्रभावित करती थी। स्वरों में उनकी निर्मलता थी, निर्मल और कोमलता का भाव देखने को मिलता था जो अन्य गायिकाओं से उन्हें अलग बनाती है। सिंपल सी बात है। लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम था, दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक है, पंथेर पांचाली की जो शूटिंग है वो का काम 2.5 साल तक क्यों चला। अब भाई साहब 2.5 साल तक चला, पैसा नहीं होगा इसलिए 2.5 साल तक चला, पैसा हो तभी हुई थी, हो रोकड़ा तो पन्ने डोकड़ा है। तो पाथेर पांचाली की जो फिल्म की शूटिंग का काम है मुख्य रूप से धन की कमी के कारण 2.5 साल तक चला। मैंने कहा ना आपका धन की कमी रहेगा, ध्यान। सत्यजीत रे को फिल्म बनाने के लिए लगातार धन जुटाना पड़ता था जिसके कारण वे शूटिंग में देरी होती रही। आगे सच में सिंपल सा सटीक मैंने उत्तर यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास उनकी नान बाई कला और ख़ानदानी पेशे के बारे में, जो ख़ानदानी पेशे नहीं है, ये रुपया नहीं है, ये कलाकारी को कहते पैसा नहीं। तो लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास उनकी नान बाई कला और ख़ानदानी पेशे के बारे में जानने के लिए गई थी ताकि वे उनके बारे में लिख सकें। क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है वो क्या कह रहा है, संचार। अच्छा देख तो ले भैया, पेपर में से पढ़ रहे हैं कि कहीं मनचाही तो नहीं कर रहे हैं। ये देखो पेपर ये हैं, अपना सेट है चल रहा है। चलिए तो बेटा सारी चीज़ें कंप्लीट है, पूरा क्वेश्चन उसमें भी है, उत्तर ये भी थे, इसलिए मैं बार बार पेपर को अपनी बता रहा हूँ। संचार क्या है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करना है। ठीक है, यानी कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे बाबू के लिए। ठीक है, कि सूचनाओं विचारों को ही, सूचनाओं या करके लिख दो, सूचनाओं या विचारों को एक स्थान बोल दो, व्यक्ति बोल दो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही आपका संचार कहलाता है।
रहेगा ध्यान। संचार किसे कहते हैं? संचार के प्रमुख नाम लिखिए। संचार के मुख्य प्रकार हैं या मुख्य नाम बोल सकते हैं आप। मौखिक संचार, लिखित संचार, अमौखिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार, जिसमें से आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जनसंचार वाला। ठीक है, रहेगा ध्यान इतनी सी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। दृष्टांत अलंकार को उदाहरण दीजिए। तो उसका उदाहरण है, पापी मनुज भी आज मुख से राम निकालते, देखो भागीरथ जल से पावन, पतित पावन करते। यानी कि यहाँ पर मनुष्य क्या है, राम नाम जपने से पवित्र होने की बात कही है। भागीरथ द्वारा गंगा जल से पापियों को पावन करने का बताया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार क्या है? पानी बीच, बीच मीन प्यासी। ये पानी बीच नहीं है, बीच है बकरी है। पानी बीच मीन प्यासी, मोई सुनी सुनी आवे हासी। हे मेरे तो दांत निकले रहे कि भैया कि मछली है, पानी में है, जब भी प्यासी है। पानी की उपलब्धता बहुत सारी है, जबकि पानी बहुत ज़्यादा है। पानी में तो भितरे भितरे रहे, जब भी उसकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि उसको जैसे ही बाहर निकालो मर जाए। ठीक है, तो जो कारण होते हुए भी कार्य ना होने का दर्शाता, वहाँ पर क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित करना है। जब काव्य में उत्साह, शौर्य, पराक्रम, दानवीरता आदि का भाव देखने को मिले, वहाँ पर होता है वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है उत्साह, ध्यान रखना है। उदाहरण है, बुंदेले हरबुलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तुम नहीं हो झांसी वाली रानी, है नकड़ी होने दम तो धड़ो बनना। चलो भैया आगे देखते हैं। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। करुण रस का मतलब होता है शोक, दुख, पीड़ा, वेदना। जब हम कोई भी अपना प्रियजन है, अपना कोई चाहता है, उसके बारे में कोई घटना एकदम से हो जाए कि यार फलाने का एक्सीडेंट हो गया, कि ये हो गया, तो अपने को क्या होती है? एकदम से दुख हो जाता है, अपन विलाप करते हैं। तो जब हमें ऐसे, जब काव्य में शोक, दुख, वेदना, विलाप आदि का भाव देखने को मिले ना, तो वहाँ पर करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है शोक। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लो। नहीं जमा, कोई बात नहीं, छोटा सा लगा। अब दूसरा देखो, देखो भैया, क्या वो कृष्ण भगवान का सुना हो? कृष्ण भगवान हो पानी में, पानी से आंसू से पैर धो दे सुदामा के, कि पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। समझ में आया भैया? कि पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। ये लिख लेना यहाँ पर है, सर्च कर लेना इसको अपनो, ये वही है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, ये हो गया अपना। और अगला देखते हैं यहाँ पर, छंद किसे कहते हैं? छंद भी हो गया है। ठीक है, कि छंद वर्ण, मात्राओं, क्रम, गति, यति के नियम से बंधी हुई काव्य रचना को अपन छंद कहते हैं। छंद मुख्य प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और दूसरा होता है वार्णिक छंद। मात्रिक के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, और वार्णिक के अंतर्गत जाएगा इंद्रवज्जा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है, अब देखते हैं भैया आगे, शब्द गुण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शब्द गुण किसे कहते हैं? तो देखो, शब्द गुण काव्य में प्रयुक्त होने वाले वे गुण जो काव्य में रस और भावों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये 3 प्रकार कहते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ठीक है, रस किसे कहते हैं? रस के प्रकार, तो रस तो याद ही अपन किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने में जो श्रोता दर्शक को आनंद की अनुभूति होती है, मजा आए, मजा, खूब मजा आया आज तो खूब मजा, वो मजा ही क्या है? आनंद है। जब आनंद की अनुभूति हो तो उसे कहते हैं अपन रस। अब ये रस तरह तरह के, कई बार तो क्या आता है, श्रृंगार रस होगा। कभी कई सीन को देख के अपने को है ना, कोई से भी स्टोरी देखी, फिल्म देखी, कहीं भी देखा तो दांत हिंडने निकल जाएगा, दांत है हा 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 हा, और कई राक्षस नहीं होना हंसने लग गया हा हा हा। ठीक है, करुण रस कई को देख के अपने को दुख हो जाएगा, पीड़ा आएगा। कई वीडियो को देख के अपने को गुस्सा आ जाएगा, अरे तू हट जा रहा है, गुंडो मारेंगे तो हीरो के जिधर मन करे हट जा, तू हूँ मार दूंगा एक तो।
ठीक है। भयानक रस डर होता है, विभत्स रस हो गया, अद्भुत शांत, वैसे कुल मिलाकर 9 रस है, पर कुछ विद्वान जो है वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी मानते थे। इस तरह से वैसे आपको पूछे एग्जाम में कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस मुख्यतः जो है हिंदी के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना बेटा, छोटी सी बात, हिंदी व्याकरण के अनुसार रस 9 प्रकार के हैं। यदि पूछे कि भाई साहब रस अब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 11, और 10वां रस का नाम बताओ, तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। ऐसे आता है एग्जाम में हमेशा, है ऐसा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भैया। वो पूछे कि कुल रस कितने हैं, तो कुल रस हो गए 11 भैया। चलो, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, ये पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी साहित्य के को भक्तिकाल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया है, इस तरीके से बेटा ये सारी चीज़ें, वैसे तो मेरा विचार था सारी चीज़ें समझाऊँ, लेकिन समय की पाबंदी है, समय के साथ में अपने को चलना भी पड़ेगा। सेट बी भी है भी अपने पास में, अभी तो उसको स्टार्ट ही नहीं किया है। देखो ये संत प्रश्न व्याख्या करना है, ये पहले क्वेश्चन से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया क्या, ये हो गया इतना, 20 हो गया। पग घुंघरू बांध मेरा नाची, नाची 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 नाची, पग घुंघरू बांध मेरा नाची, हो गया 21वां, 22वां, 23वां। चलो बेटा, कहाँ तक आ गए थे लल्ला, ये हो गया आपका 20 वाला क्वेश्चन है। 20 के बाद में ये क्वेश्चन रहेगा आपका प्रसंग 20 का, और ये भी भावार्थ हो गया। और पग घुंघरू मीरा नाची, तो इसका संदर्भ हो गया है, ठीक है, ये प्रसंग हो गया यहाँ पर, और ये भावार्थ यानी व्याख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इस तरह का है, ये यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये 21 ने इसका हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़िया से करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 21 का हुआ, ये प्रसंग और भावार्थ व्याख्या मतलब। और अगला है क्वेश्चन 22 कि नगर पालिका में नियमित सफाई के लिए एक शिकायती पत्र लिखना है। देखो, नगर पालिका, महापौर कार्यालय, शहर का नाम जैसे आष्टा कहीं भी लिख दो, राज्य में लिख दो मध्य प्रदेश, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर रूपरेखा लिखनी, तैयार करके एक निबंध लिखना है शिक्षित और बेरोजगारी पे। बाकी आप निबंध तो आप बना कर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतने तो बच्चों में है दिमाग, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पेपर सेट ए, जो कि मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया। अब बारी किसकी है, अब है बारी सेट बी की, ये देख लीजिए। चलिए, तो अब इसको रखते हैं साइड में सेट ए को, तो और अपन समझते हैं सेट बी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें सही विकल्प है नवसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम है। तो बेटा ये यहाँ पर है जनसंचार है, ध्यान रखना बेटा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये है जनसंचार। तो जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम क्या है, दूरदर्शन है। क्या है, दूरदर्शन। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो क्या है, अपन ने अभी सेट ए में पढ़ा था भी सही, उनका गानपन, यानी कि स्वर में मिठास, स्वर में मिठास को अपन कहते हैं गानपन, ठीक है। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है, जब व्यक्ति को ज़्यादा ही खुशी होना, अत्यंत ज़्यादा प्रसन्न होता है, जब फूले ना समाना कहते हैं अपन, अरे मजाक खाएंगा हम तो बिल्कुल, ठीक है, इसे कहते हैं। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है, ठीक है, तो हम हसमत से लिया गया है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है, वो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, निर्वेद होता है, ठीक है। उत्साह किसका है, तो ये तो आपको पता ही होगा बेटा, इनका सबका याद रखना है, इनमें से एक आते आता है वीर रस का है, ठीक है। अद्भुत रस का होता है विस्मय, और ये शोक जो होता है वो होता है करुण का, ये तो याद भी हो गया आपको, ठीक है। भक्ति काल की ये कबीर है, कबीर है, कथिर नहीं, ये कबीर है। कबीर जो है वो भक्ति काल की धारा के कवि है। तो कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि है, तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि है। अब देखते हैं रिक्त स्थानों को।
6 रिक्त स्थान आने वाले हैं आपके एग्जाम में। वहाँ परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये वाक्य क्या है? यदि वो परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये कौन सा वाक्य? तो इसमें 2 सेंटेंस का मिक्सचर हो गया है, इसलिए हो गया ये मिश्र वाक्य। चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुण क्या है? ले और चपलता। ले और चपलता। ले एवं चपलता। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, हिंदी का जो सबसे प्रथम साप्ताहिक पत्र था वो कौन सा था? वो था आपका उदंत मार्तन। तो ये यहाँ पे लिख दूँ, उदंत मार्तंड। मीरा के आराध्य कौन थे? भैया राम तो नहीं थे रे, कौन थे? अभी तो नाना नाना बालक भी बता देगा, श्री कृष्ण थे। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्थायी जो भाव होते हैं, ध्यान रखना है, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है। विदाई संभाषण रिक्त स्थान की रचना है, किन की रचना है ये? तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। किन की? छठा है तो बाल मुकुंद, ये लिख दो, बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है। अब है सत्य और असत्य। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। तो आधे तालों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। ये पहली बात सत्य हो गई आपकी। संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत है रंगोत या संचारक द्वारा होती है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सत्य है। कबीर की जो रचना है बीजक है, बिल्कुल सही बात है। कठोर वर्षों की आवृत्ति में माधुर्य गुण, कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो भाई साहब ओज गुण में होती है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, सत्य बात है ये। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 प्रकार का बोल रहा है ये, तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। ठीक है ना, तो ये बात हो गई असत्य। मैंने गलती से भी 2 बोल दिया आपको। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के हैं। सरल, ध्यान रखना है, सरल, संयुक्त और मिश्र, याद रहेगा। और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी को मिलाते हैं। सही जोड़ी में है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मतलब जैसे अभी मेरा छोटी सी गलती हो गई होगी, कई कमेंट में लिख देंगे सर को याद ही नहीं है भैया, तो ये होता है बेटा फालतू की बातें करना। गलती इंसान से होती है, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रकार के बोल देता, चलो मैंने स्वीकार कर लिया भैया भूल गए थे, तो 3 प्रकार का बता दिया, समझ में आ गया ना। तो इसको कहते हैं बाल की खाल निकालना वास्तविक में, कि व्यर्थ के दोष निकालना। ये पहला हो गया। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, सबको ही पता है। जनसंचार की मजबूत कड़ी, जनसंचार की जो मजबूत कड़ी है वो कौन है? प्रिंट मीडिया है। यहाँ पर इसका मिलान इससे करना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? स्वर्ण युग आपका आ जाएगा भक्ति काल को। नरसी जीरो मायरो, सॉरी ये तो हो गया 4 तक है ना। नरसी जीरो मायरो, इसका क्या जाएगा आपको? ठीक है, मीरा बाई। जे शंकर प्रसाद के द्वारा एक महाकाव्य जो है कामयानी है। और नान वाइयों के मसीहा, ठीक है, मियाँ नसरुद्दीन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। मानव शरीर का जो निर्माण है किन 5 तत्वों के द्वारा होता है, उन्हें के नाम आपको बताने हैं। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहला होता है आपका अग्नि, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अग्नि है, जल है, तीसरा है आपका वायु, चौथा जो है मिट्टी, भूमि, मिट्टी लिख सकते हैं अपन। 5वां बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से, रह गया दिमाग में तो आकाश।
जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ कारण है फिर भी कार्य ना हो वहाँ होता है विभावना अलंकार। तो ये दूसरे का उत्तर बता रहा हूँ मैं, विभावना अलंकार। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा का है? तो ये है आपका संस्मरण। पंडित अलोपदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? मैनेजर के पद पर, और मैनेजर पर भी किया था स्थायी मैनेजर, परमानेंट। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का पाठ का जो नाम है वो है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व। सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है। देखो मुहावरा जो है सीधे बात ना करना, इस मुहावरे का वाक्य क्या है? अर्थ अकड़ की बात करना। तो वहाँ सीधे मुंह, राम ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दोगे राम ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। और जनसंचार के किन्हीं भी दो, सातवां है तो किन्हीं भी 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है आपका टेलीविजन, और दूसरा है रेडियो। अब देखिए अगला, अब है क्वेश्चन नंबर 6, निर्गुण भक्ति धारा के कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना बताओ, ठीक है। उसी के नीचे छायावादी के 2 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी रचना है। तो ये रहा आपका, यहाँ से इसके नोट्स, ठीक है। तो कबीरदास जी हैं और रैदास है। कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है बीजक, जिसमें साखिया, सबत और रमेनी शामिल है। और रैदास की कविताओं का संग्रह में रैदास की बानी उपलब्ध है, ठीक है। अगला देखते हैं छायावादी 2 कवियों के नाम, उनकी रचना है जयशंकर प्रसाद कामयानी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा। अनामिका भी लिख सकते हैं, अनामिका परिमल, ठीक है। मीराबाई, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? पति के रूप में करती है। उन्होंने अपना स्वामी सर्वस्व मानती है। ये नोट्स आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे दो, बट आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रबंध काव्य, ये प्रबंध है, प्रबंध है बेटा, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाए यार जल्दबाजी में। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, सॉरी मुक्त काव्य में अंतर, ठीक है, याद रहेगा। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर। तो ये मुक्तक है। अच्छा, 2 महाकाव्यों के नाम और उनकी रचिता है। तो देखो 2 महाकाव्यों के नाम है रचना में, रामायण जिनकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि भी लिख सकते हैं या फिर तुलसीदास जी लिख देना है। महाभारत जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, और कामायनी है इसे जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य, उसको भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। प्रसाद गुण का उदाहरण देना है, व्यंजना शब्द शक्ति उदाहरण सहित बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, यहाँ छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये किसी महान व्यक्ति का होता है, ये सामान्य व्यक्ति का होता है। इसमें विवरण शैली का प्रयोग होता है, इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होगा। इसकी भाषा अभिधा मूलक, इसकी संकेती की भाषा है। इसमें लेखक तटस्थ होता है। 2 लिखना है दादा, कोई से भी कर लेना, 2 जो जमे। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में नानबाई किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति होता है जो रोटियां, नान और अन्य बेकरी उत्पादों को पकाने और बेचने का काम करता है। निपात शब्द हो गया यहाँ से, ठीक है। वाक्य परिवर्तन करना है, शुद्ध करना है। लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी, तो तेजस्विनी आएगा है।
रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है, श्रेष्ठतम में सबसे जुड़ गया है। ये चीज़ें याद भी है। लता मंगेशकर के गायन की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, कर पाओगे? ये यहाँ से अपन देख सकते हैं शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर, तो 2 अंतर करने, 5 अंतर लिखे सामने, कोई से भी 2 लाइन करके जानी है। एग्जाम के हिसाब से 2-2 नंबर करना है भैयू। जनसंचार के माध्यमों के 2 उद्देश्य बताओ। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के नाम बताइए। कबीर तथा मीरा का साप्ताहिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। मीराबाई का, कबीरदास जी का हो गया, ये मीराबाई का देखो ध्यान से। और प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय देख लो। ये बाल मुकुंद का भाव विस्तार लिखो किसी के एक पर, यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, दोनों में से एक जो सजा हो जो में पढ़ लेना, कर पाओगे आराम से। समय ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और आपको अच्छे से कंप्लीट करना बस है भैया। सारे विषयों के लिए मैं आपको 2-2 सैम्पल पेपर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चैनल आपका चैनल है। आप सभी जानते हैं कि स्कूल में ही पेपर इस साल बन रहे हैं। त्रैमासिक का तो कोई इशू नहीं है, असली पेपर नकली पेपर का, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से पास तो हो जाओ कम से कम ज़्यादा। ठीक है भैया, पढ़ के जाना है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिनका 99% चांस है, ऐसा मत समझना कि नहीं आएगा नहीं आएगा है, तुम्हारी मर्जी बेटा। जो 10th क्लास मेरे से पढ़े हैं उनको सबको पता है कि मैं जो बता रहा था, मैंने 10th में आपको 6 सैम्पल पेपर दिया था, उसमें से वार्षिक का पेपर फंसा है 95%। अब पूरा तो नहीं फंसे यार भैया, सब जानकार हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन है। ये आपका ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी उत्तरमाला बता दी, सेट ए की और सेट बी की। ठीक है भैया, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दिया। सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर, इन दोनों पेपर के अलावा कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं मेरे हिसाब से, तो फंस ही आ गया इसमें से। बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो और भी अलग से अपन, ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल आपका है, आप ही इसे आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप चाहो तो आगे बढ़ा दो, गिराना चाहो तो गिराओ। आपको लगे कि हाँ मेहनत की है आपके लिए, तो चैनल को जरूर वास्तविकता है पूरी ईमानदारी सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।